अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पेशे खिदमत है कहानी खूबसूरत चुड़ैल। एक सफ़ेद साया मेरी तरफ आ रहा था। करीब आया तो मैंने देखा वो सना ही है। उन्होंने बहुत मासूम सूरत बनाई हुई थी और मुझसे मुआफ़ी मांगने लगी। सफ़ीर भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैं जीना चाहती हूँ। मेरा वादा है मैं आइंदा किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। काफ़ी देर खड़ी रही, फिर खामोशी और मायूस होकर चली गई। कुछ देर बाद खामोशी रही, फिर पीर बाबा मेरे सामने आए और उन्होंने कहा, बेटा इसे माफ़ कर दो, वो तुमसे माफ़ी मांग रही है। उसकी ये सज़ा बहुत है कि सबके सामने उसका चेहरा बेनकाब हो गया है। मैं पीर बाबा की बात करने ही वाला था कि मेरे कानों में आवाज़ आई, ये सब नज़र का धोखा है, ये मैं नहीं हूँ, तुम अपना अमल जारी रखो। फिर वो पीर बाबा भी वहाँ से चले गए। मैं इसी चक्कर में था कि ये चिल्ला किसी तरह पूरा हो। सुबह होने से पहले कब्रिस्तान एक शोर से जाग उठा था। कब्रों से मुर्दे निकलने लगे, दरख्त टूटने लगे, परिंदे बेचैन होकर हवा में उड़ रहे थे। कुछ दरख्तों को आग लग गई। जिस कब्र पर मैं बैठा था वो भी मुसलसल तड़प रही थी और मुझे अपना अमल करने में मुश्किल हो रही थी। फिर मैंने देखा कि सना भाभी के साथ कुछ और लोग भी मेरी तरफ आ रहे थे, जिनमें मेरा मरहूम दोस्त अकबर भी था। उन्होंने मुझसे कहा कि हमने सना को मुआफ़ कर दिया है, अब तुम भी इसको मुआफ़ कर दो। मैंने इनकी एक न सुनी तो वो तैश में आ गए और मुझ पर कब्रों पर से पत्थर उठा उठा कर मारने लगे, लेकिन कोई भी पत्थर मुझे ना लगा, सब करीब जाकर गिरते रहे। एक सनसनीखेज कहानी। फ़ोन की घंटी सुनकर मेरी आंख खुल गई। कमरे में रोशनी नहीं थी, शायद हमेशा की तरह आज भी बिजली नहीं थी। कमरे में खिड़की के जरिए चांद की चांदनी दाखिल हो रही थी, जिसकी वजह से मैं अपना फ़ोन तलाश कर सका। फ़ोन मैंने जल्दी से कान के साथ लगाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, खुदा के लिए मेरी मदद करो। जी कौन? रात के इस टाइम तुम कौन हो मुझे तंग करने वाले? मैं हूँ तुम्हारा दोस्त अकबर। हाँ अकबर, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? यार वो मुझे मार देगी, मेरा खून पी जाएगी, वो मेरी तरफ आ रही है। कौन? कौन तुमको मार देगी? हेलो हेलो अकबर। लेकिन कोई जवाब न आया। मैंने खुद अकबर का नंबर डायल किया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब वसूल नहीं हो रहा था। मैं अचानक उसकी बातों से परेशान हो गया था। अकबर की नई नई शादी हुई थी। वो मेरे साथ बैंक में भी काम करता था। हम बहुत अच्छे दोस्त भी थे। मेरा नाम सफ़ीर हुसैन है और मेरी शादी नहीं हुई अभी तक, और आज़ाद फितरत का मालिक हूँ। मैंने अलमारी से अपना रिवाल्वर निकाला और अकबर के घर की तरफ चल दिया। अकबर का घर कम आबादी वाले इलाके में था। घर के पास एक नहर गुजर रही थी और उसके पार एक कब्रिस्तान था। जल्द ही मैं उसके घर पहुंच गया। उसका घर 3 कमरों पर मुश्तमिल था। 2 कमरे, एक किचन, एक छोटा सा सहन था जिसमें एक बड़ा पुराना कीकर का दरख्त था जिसके ऊपर बहुत से परिंदों के घोंसले बने हुए थे। सहन से होते हुए मैंने कीकर के दरख्त पर नज़र डाली। परिंदे खामोशी से दबकर अपने घोंसले में आराम कर रहे थे। घर का दरवाज़ा हमेशा की तरह खुला ही था, लेकिन कमरे अंदर से बंद थे। मैंने काफ़ी देर दस्तक दी लेकिन कोई जवाब न मिला। मुझे खिड़की का ख्याल आया जो नहर की साइड थी। मैं घर की पिछली तरफ गया। मैं ये देखकर हैरान रह गया, खिड़की खुली थी और खिड़की के ऊपर ताज़ा खून के निशान थे। मैं खिड़की के ज़रिए अंदर आया। अब बिजली आ चुकी थी। मैंने बल्ब चलाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अकबर बेड के नीचे खून में लेटा हुआ पड़ा था और भाभी का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने अकबर को चेक किया तो वो ये दुनिया छोड़ चुका था कि अचानक मेरी नज़र खून के धब्बों पर पड़ी जो किसी के नंगे पाँव के थे, यानी कोई कमरे में से खिड़की की तरफ से बाहर गया है और खून के निशान उसके पाँव के जरिए बने हुए थे। मैंने पहले घर की तलाशी ली लेकिन भाभी का कोई पता न चला। हो सकता है वो कातिल भाभी को साथ ले गया हो। मैंने पाँव के निशानात का पीछा करने का फैसला किया और खिड़की के जरिए बाहर आ गया। मैंने थाने कॉल कर दी थी और सब हकीकत बता दी थी। पाँव के निशान टार्च की रोशनी में वाज़े नज़र आ रहे थे, लेकिन ये क्या,
یہ نشان تو نہر تک جا رہے تھے، یعنی قاتل نے نہر پار کی تھی، لیکن میں نہر پار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے 1 کلومیٹر لمبا چکر نہر سے ہو کر لگایا اور پھر نہر کی دوسری جانب پاؤں کے نشان تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی تازہ پاؤں کے نشان مل گئے۔ یہ نشان قبرستان کی جانب جا رہے تھے۔ مجھے قبرستان سے ڈر لگتا ہے کہ اچانک مجھے پولیس کی گاڑی کے آنے کا شور سنائی دیا تو میں واپس اکبر کے گھر کی طرف چل دیا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ یہ نشان قبرستان کی طرف جا رہے ہیں۔ میں قبرستان اکیلا نہیں جا سکتا، اگر آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے تو چلو، کیونکہ وہ قاتل بھابھی کو قبرستان کی طرف لے گیا ہے۔ انسپکٹر نے اپنے ساتھ 2 آدمی لیے اور باقی وہاں شواہد اکٹھا کرنے لگے۔ ہم قبرستان داخل ہو گئے۔ قبرستان بہت ہی قدیم معلوم ہوتا تھا۔ میں پہلے اس قبرستان نہیں آیا تھا۔ قبریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں۔ پاؤں کے نشان اب ہمیں نہیں مل رہے تھے۔ ہم لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ انسپکٹر صاحب نے کہا، کیا اکبر کی کسی سے ذاتی دشمنی تھی یا کوئی کاروباری دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ انسپکٹر صاحب، اکبر بہت ہی شریف اور خاندانی انسان تھا، اس کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اچھا، تو اس کی شادی کب اور کہاں ہوئی تھی؟ اس نے بینک سے چھٹی لی تھی، سر صبح اس کی حاضری تھی۔ ثنا سے اس کی ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی تھی۔ اس بات کو 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ گویا ان دونوں نے 2 ہفتوں کے اندر اندر شادی بھی کر لی۔ جی انسپکٹر صاحب، ثنا اس دنیا میں اکیلی تھی۔ ماں باپ ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے۔ اس کے چچا نے اس کو پالا تھا، اس لیے انہوں نے بھی شادی میں دیر نہیں کی۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں۔ وہ بھی شریف لوگ ہیں۔ شادی کے دن بھی ان کے گھر گیا تھا۔ بہت نیک دل اور اچھی فیملی ہے۔ اچانک سپاہی نے آواز دی، انسپکٹر صاحب، یہاں پر ایک لڑکی پڑی ہے۔ ہم ایک طرف درخت کے نیچے چلے گئے۔ وہاں کافی درخت تھے اور ایک درخت کے نیچے ثنا بھابھی پڑی ہوئی تھی، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ نشان بھابھی کے پاؤں کے تھے، کیونکہ اب ان کے پاؤں پر خون جم چکا تھا اور وہ بے ہوش تھیں۔ انسپکٹر صاحب نے گاڑی والے کو کال کی، وہ قبرستان کے پاس پڑی ہے۔ گاڑی آ گئی اور ہم بھابھی کو اٹھا کر قبرستان سے باہر آ گئے۔ گاڑی وہاں پہلے سے ہی موجود تھی اور اس کو ہسپتال لے آئے۔ بھابھی کافی دیر سے بے ہوش تھی اور وہ بتا سکتی تھی کہ اکبر کا قاتل کون ہے اور وہ قبرستان میں کیسے آئی ہے۔ میں اکبر کے کفن دفن میں مصروف تھا۔ اکبر کے بھائی اور والد بھی گاؤں سے آئے تھے۔ اکبر کا بڑا بھائی اکرم بہت پریشان تھا کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا تھا۔ والد کا بھی یہی حال تھا، وہ تو اکبر کی ضد کی وجہ سے خاموش تھے۔ اکبر ہی ضد کر کے شہر آیا تھا اور بینک میں ملازم ہو گیا تھا۔ شادی بھی اس نے اپنی پسند سے کی تھی۔ سب ثنا بھابھی پر ہی شک کر رہے تھے، طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ شادی کو تو کچھ دن ہی ہوئے تھے اور ابھی تک اکبر کی چھٹی بھی ختم نہیں ہوئی تھی، تو ثنا بھابھی پر شک کس طرح کیا جا سکتا تھا؟ کیونکہ جب تک آپ کسی سے ملتے جلتے نہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوگا کون کیسا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے؟ آج اس واقعے کو 3 دن ہو گئے ہیں۔ ثنا بھابھی ابھی تک بے ہوش تھیں اور قاتل کا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میں بینک سے واپسی پر ہسپتال کا چکر لگاتا تھا۔ اکرم بھائی اور اکبر کے والدہ ہسپتال میں ہی تھے۔ ان کو پتا تھا بھابھی وہ ذریعہ ہیں جس کے ذریعے ہم قاتل تک پہنچ سکتے ہیں۔ پولیس کے 2 آدمی بھی ہر وقت ڈیوٹی پر ہوتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح میں فارغ ہو کر تھانے گیا تو میری ملاقات انسپکٹر صاحب سے ہو گئی۔ خان میرا کلاس فیلو تھا اور ہماری اچھی دوستی تھی۔ میں نے سارا واقعہ خان کو بتایا۔ انسپکٹر خان کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا اور کافی دیر کے بعد بولا، اس قسم کے 2-3 کیس پہلے بھی ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیسے کیس خان؟ اکیلا گھر آبادی سے دور، یعنی کم آبادی والے علاقے میں رہتا تھا اور اس سے پہلے صرف وہ اکیلا ہی رہتا تھا، اور پھر شادی بھی انجان لڑکی سے کی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ثنا بھابھی تو بہت اچھی ہیں، کافی خدمت کرتی تھی اکبر کی۔ اچھا، تو وہ کہاں ہے؟ کیا زندہ ہے؟ ہاں، وہ زندہ ہے اور ہسپتال میں داخل ہوئی ہے اور بے ہوش ہے۔ چلو سفید ہسپتال چلتے ہیں، وہاں پر ہی بات واضح ہوگی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو اکرم بھائی موجود تھے۔ اکرم بھائی، بھابھی کو ہوش آیا؟ نہیں، وہ ابھی تک بے ہوش ہیں اور اندر روم میں ہیں۔ ہم باہر انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر صاحب آئے تو خان نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب اب مریضہ کیسی ہیں اور ہوش کب تک آ جائے گا؟ وہ خطرے سے باہر ہیں اور ہوش بھی جلدی آ جائے گا۔ کیا ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ اس کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ ہم تینوں کمرے میں آئے تو میں نے دیکھا خان بھابھی کو
गौर से देख रहा है। ये सना भाभी हैं, अकरम ने कहा। इसको जानते हो? आओ मेरे साथ, बाहर आओ। हम दोनों बाहर आए और एक तरफ होकर खड़े हो गए तो खान ने बताया, सफ़ीर, ये सना वो ही लड़की है जो हमें मिल नहीं रही थी, क्योंकि हर कत्ल होने वाले दूल्हा के साथ हमें इसकी ही तस्वीर मिली है, लेकिन ये हमें मिल नहीं रही थी। ये क्या कह रहे हो? क्या सना भाभी कातिल हैं अकबर की? ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन शक इसी पर जा रहा है। मैं तुम्हें सबूत दे सकता हूँ। हर मक्तल की शादी में पहले दिन जो तस्वीर ली जाती है वो कम से कम शादी के हफ्ते बाद मिलती है, और जब तक ये लड़की अपना काम करके चली जाती है। लेकिन ये अब की बार कैसे पकड़ी गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो असल में मैं अकबर ने कत्ल होने से पहले ही मुझसे बात की थी, तो मैं जल्दी से निकल गया था और 5-10 मिनट में उसके घर पहुंच गया था, तो शायद उसी टाइम अपना काम करके निकली होगी। मैंने उसका पीछा किया, मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं किसके पीछे जा रहा हूँ। मैं तो वो खून के निशानों का पीछा कर रहा था। इंस्पेक्टर खान ने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया कि 2 लेडीज़ आएँ। अगर ये चक्कर है तो हमें किसी दम दरूद वाले से रब्ता करना चाहिए। हाँ सफ़ीर, तुमने ठीक कहा। मेरा एक जानने वाला है, बुजुर्ग, वो अमल करते हैं। मैं उनसे बात करता हूँ। जल्द ही वो लेडीज़ पुलिस वाली आ गईं। हम दोनों उस बुजुर्ग के पास चले गए। बुजुर्ग का नाम पीर बाबा शाह मुनव्वर था। वो बहुत नेक बुजुर्ग थे। उनके आस्थाना में हर वक्त हजूम रहता। खैर, हमने पहले कॉल की थी, इसलिए वो हमारे मुंतज़िर थे। मैंने इंस्पेक्टर खान से सारी तफसील पीर बाबा को बता दी। पीर बाबा ने आंखें बंद कर लीं और वो मुंह में अमल पढ़ रहे थे। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं? इस लड़की की हकीकत या इसका खात्मा करना चाहते हो, या फिर कोई सख्त सज़ा देना चाहते हो? पीर बाबा, पहले तो आप हमें ये बताएं वो कौन है और क्यों ऐसा कर रही है। वो मुकम्मल इंसान नहीं है और ना ही मुकम्मल चुड़ैल। वो एक इंसान और चुड़ैल के मिलाप से पैदा हुई है, यानी चुड़ैल की बेटी है। उसका इंसान बाप उसको छोड़कर चला गया था, जिसको उसकी चुड़ैल माँ ने मार दिया था, और उसकी माँ चुड़ैल को एक हिंदू ने चिल्ला काट कर अपनी कैद में कर लिया था, तो उसकी परवरिश इंसानों में हुई थी। उसके चचा ने उसको पाला था। चचा उसकी हकीकत से नावाकिफ था। उसको अभी तक इसके बारे में नहीं पता। जब वो उस लड़की की बार बार शादी करवा रहे हैं तो उनको शक नहीं हो रहा। आप लोगों ने देख लिया होगा कि वो चुड़ैल की बेटी बहुत भोली भाली सूरत लेकर पैदा हुई है। हर कोई इस पर भरोसा कर लेता है और वो अपना शिकार खुद ही तलाश करती है। 3-4 दिन वो अपनी खुराक बूझती है, फिर उसकी चुड़ैल वाली आत्मा जाग जाती है, तो वो अपने शोहर का खून पी जाती है और हफ्तों के लिए गायब हो जाती है। जब उसके चचा को इस हादसा का पता चलता है, वो बेचारा उसको थाने में, अस्पताल में, रेलवे स्टेशन में, न जाने कहाँ कहाँ तलाश करता है। जब वो मिलती है तो एक कहानी सुनाती है और अपने मासूम चेहरे का फ़ायदा उठाकर कुछ हफ्ते घर में आराम करती है। फिर ताज़ा दम होकर शिकार की तलाश शुरू करती है। तो क्या हर बार चचा उसको जहेज देता है? लेकिन पीर बाबा, इस बार वो पकड़ी कैसे गई और वो अब तक बेहोश क्यों है? मैंने पहले ही बताया था, वो चुड़ैल की बेटी है, लेकिन उसके अंदर इंसान का भी खून है, इसलिए वो कमज़ोरी और थकावट का भी एहसास करती है। उस रात जब अपना शिकार करके कब्रिस्तान जा रही थी तो उसे नहर भी पार करना पड़ी थी। उसको मालूम हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए जल्दी में वो उस दरख्त से टकरा गई और बेहोश हो गई। अब उस पर थकावट तारी हो गई थी। अब हमें क्या करना चाहिए? आप उसके साथ क्या करना चाहते हो? उसको जिंदा रखकर सज़ा देना चाहते हो या उसको ख़त्म करना चाहते हो? क्या पीर बाबा उस पर गोली असर कर सकती है? हाँ, करेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसकी मौत गोली से वाक़ई हो जाए। उसको मारने के लिए उसी कब्रिस्तान में 3 दिन चिल्ला काटना पड़ेगा, जिसके बाद उस चुड़ैल की बेटी में चुड़ैल वाली ताकत आ जाएगी और उसके बाद आप जो सज़ा देना चाहो वो उस सज़ा से तकलीफ़ उठाएगी और आइंदा हो सकता है कि वो ये बुरे काम ना करे, हमेशा के लिए छोड़ दे। अब चिल्ला के लिए कोई आदमी तलाश करो। मैं तो पहले ही 1 साल वाला चिल्ला काट रहा हूँ जो आधी रात का है, तो पहले रात किसी पुरानी कब्र पर बैठकर करना होगा। मैं तैयार हूँ। उसने मेरे दोस्त को मारा है और न जाने कितने लोगों का शिकार बनाया है। ठीक है सफ़ीर बेटा, ये लो सत्तू के दाने। किसी पुरानी कब्र पर बैठकर इन दानों पर चिल्ला काटना है और हसार से बाहर नहीं आना। कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी आवाज़ आ जाए या मैं खुद आ जाऊं या तुम्हारा दोस्त अकबर भी आ जाए, तुमने किसी बात पर अमल नहीं करना है। बस मेरा बताया हुआ अमल करते रहना और दिन में किसी से कोई बात नहीं करना है। बैंक से छुट्टी ले लो। मैंने पीर बाबा की बात मान ली, लेकिन मेरा दिल तस्लीम नहीं कर रहा था।
भाभी एक बेरहम कातिल हो सकती है और वो चुड़ैल की बेटी है। रात का वक्त था। फ़ोन की घंटी सुनकर मेरी आंख खुल गई तो ये इत्तला मिली कि भाभी अस्पताल से फ़रार होने में कामयाब हो गई हैं। इस बारे में और कुछ मालूम ना हुआ। मैंने उसी वक्त इंस्पेक्टर से बात की तो उसने कहा, सफ़ीर भाई अब वो चिल्ला करना ही है और ज़रूर करना है। खुदा ना करे वो कोई काम कर दे और किसी की जान चली जाए। सुबह उठते ही बैंक गया। बैंक से 5 छुट्टियां ली और इंस्पेक्टर खान के पास गया। वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। हाँ तो छुट्टी ले ली? हाँ जी ले ली। ठीक है, चाय पी लो तो हम सना भाभी के चचा के घर चलते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ और मुझे उसका घर अच्छी तरह याद है। एक पड़ोसी से पता चला कि कल रात को जहांगीर साहब का इंतकाल हो गया, इसलिए उसको दफन करने सब उसके आबाई गांव गए हुए हैं। क्या सना भाभी भी उनके साथ हैं? ज़ाहिरी बात है, सना भाभी चचा से बहुत प्यार करती थी, उन्हें जाना ही चाहिए था। और उनका गांव कहाँ है? इंस्पेक्टर खान ने पूछा। उनके गांव का नाम है लाल सुंदरवाला और वो मोटरवे के साथ ही फैसलाबाद से कुछ पहले ही है। हम सबसे पहले पीर बाबा के पास गए तो उन्होंने कहा, इस बात का फ़ायदा उठा लो सफ़ीर, तुम अपना चिल्ला आज रात से शुरू कर दो और इंस्पेक्टर खान तुम बेशक इसके पीछे गांव चले जाओ। अगर वो वहाँ नहीं मिलती या वहाँ से गायब होती है तो मुझे इत्तला करना, फिर मैं अमल से पता कर लूँगा कि वो कहाँ है। ठीक है पीर बाबा, जैसे आपका हुक्म। फिर मैं कब्रिस्तान चला गया और रात के लिए जगह तलाश करने लगा। जल्द ही मुझे एक पुराने दरख्त के साथ एक पुरानी कब्र मिल गई। मैं उस पर निशान लगाकर आ गया और खाना खाकर सो गया था। मेरी आंख शाम 6 बजे खुली थी। अभी अंधेरा होने में कुछ देर बाकी थी। मैं अपनी जगह पर पहुंच गया था। वहां पर मैंने हसार खींचा तो मैं इस कब्र पर बैठ गया और चिल्ला शुरू कर दिया। पहली रात सुकून से गुजरी। इंस्पेक्टर खान सना के गांव गया हुआ था। मैं घर आकर सो गया। दिन को बहुत काले आई लेकिन मैंने यस नहीं की। शाम 6 बजे तक मैं उठा और खाना वगैरह खाया और कब्रिस्तान की तरफ चल दिया और अपनी जगह पहुंचकर बैठ गया। आज मौसम भी ख़राब मालूम होता था। चांद का कोई नामो निशान ना था। हवा तेज़ से तेज़ होती जा रही थी और मुझे चिल्ला करने में मुश्किल हो रही थी। मैं हैरान था, जब मैं घर से निकला तो मौसम साफ था, लेकिन जब कब्रिस्तान में कदम रखा तो मौसम ख़राब हो गया। खैर मैं अमल करने लगा कि आसमान पर बिजली चमकी और बादल शोर करने लगे। हवाएं तेज़ तेज़ होने लगीं। बहुत ज़्यादा शोर होने लगा। मुझे अमल करने में बहुत मुश्किल होने लगी। कुछ देर में बारिश होने लगी, लेकिन ये क्या, बारिश हसार के बाहर हो रही थी और जिस जगह मैं था उस जगह कोई असर नहीं हो रहा था। बादल खूब बरसा, हर जगह पानी ही पानी हो गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी, पानी का एक कतरा भी मेरी तरफ नहीं आ रहा था। मौसम अब साफ था, चांद नजर आ रहा था और चांदनी हर चीज़ को मुनव्वर कर रही थी। बादल का शोर थम चुका था और अब मुकम्मल खामोशी थी। मैंने अपना अमल जारी रखा था। सुबह होने से कुछ देर पहले इंस्पेक्टर खान मुझे अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। खान ने कहा, सफ़ीर ये अमल चिल्ला छोड़ दो, हमने सना को मार दिया है, अब वो मर चुकी है। लेकिन इस वक्त मैं होश में था। मुझे पीर बाबा वाली बात याद थी। मैं भला चिल्ला कैसे छोड़ सकता था? मैं चिल्ला में मगन रहा। खान ने कहा, उठ जाओ मेरे दोस्त, क्यों देर कर रहे हो, अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, आओ मेरे साथ, मेरा हाथ पकड़ो। खान ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसके मुंह से चीख निकल गई। वो गायब हो गया था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। सुबह हुई तो मैं घर लौट आया और खाना खाकर सो गया। शाम को अपने टाइम पर उठा। आज सख्त इम्तहान होने वाला था और मैं इसके लिए तैयार था। मैंने आज मगरिब की नमाज कब्रिस्तान के पास अदा की थी, जबकि पहले मैं घर में अदा करता था। चिल्ला मैंने अपने टाइम पर शुरू कर दिया। वो तकरीबन आधी रात का वक्त था। मुझे दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। एक सफ़ेद साया मेरी तरफ आ रहा था। करीब आया तो मैंने देखा वो सना ही है। उन्होंने बहुत मासूम सूरत बनाई हुई थी और मुझसे मुआफ़ी मांगने लगी। सफ़ीर भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैं जीना चाहती हूँ। मेरा वादा है मैं आइंदा किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। काफ़ी देर खड़ी रही, फिर खामोश और मायूस होकर चली गई। कुछ देर बाद खामोशी रही। फिर पीर बाबा मेरे सामने आए और उन्होंने कहा, बेटा इसे मुआफ़ कर दो, वो तुमसे माफ़ी मांग रही है। उसकी ये सज़ा बहुत है कि सबके सामने उसका चेहरा बेनकाब हो गया है। मैं पीर बाबा से बात करने ही वाला था,
کہ میرے کانوں میں آواز آئی، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، یہ میں نہیں ہوں، تم اپنا عمل جاری رکھو۔ پھر وہ پیر بابا بھی وہاں سے چلے گئے۔ میں اسی چکر میں تھا کہ یہ چلہ کسی طرح پورا ہو جائے۔ صبح ہونے سے پہلے قبرستان ایک شور سے جاگ اٹھا تھا۔ قبروں سے مردے نکلنے لگے، درخت ٹوٹنے لگے، پرندے بے چین ہو کر ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کچھ درختوں کو آگ لگ گئی۔ جس قبر پر میں بیٹھا تھا وہ بھی مسلسل تڑپ رہی تھی اور مجھے اپنا عمل کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ثنا بھابھی کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی میری طرف آ رہے تھے، جن میں میرا مرحوم دوست اکبر بھی تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے ثنا کو معاف کر دیا ہے، اب تم بھی اس کو معاف کر دو۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی تو وہ طیش میں آ گئے اور مجھ پر قبروں پر سے پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگے، لیکن کوئی بھی پتھر مجھے نہ لگا، سب قریب جا کر گرتے رہے۔ کچھ دیر یہ عمل جاری رہا، پھر سب مردے میری طرف آنے لگے۔ وہ پرانی قبر بھی مجھے پریشان کر رہی تھی، جس میں سے کسی بڑھیا کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور عمل جاری رکھا کہ اچانک شور ختم ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو ثنا چڑیل کی بیٹی بے ہوش پڑی تھی۔ دور سے مجھے انسپکٹر خان آتا ہوا دکھائی دیا۔ اب صبح ہو چکی تھی۔ انسپکٹر خان نے بے ہوش ثنا پر فائر کیا اور اسے ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ میں حصار سے باہر نکلا۔ ہم نے ثنا کی لاش کو تابوت میں بند کر کے بنا جنازے کے ہی دفن کر دیا، کیونکہ وہ نہ تو مسلمان تھی نہ پوری طرح انسان تھی، وہ تو چڑیل کی بچی تھی۔ مجھے آج بھی اکبر کی یاد آتی ہے۔ اس واقعہ کو 10 سال بیت گئے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔